जोहार, मैं हूं शमीम अहमद और आप हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात देख रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उनके तारुफ से पहले बता दूं कि कोरोना महामारी के दौरान एक और लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियां आम जनमानस के आर्थिक हालात बिगाड़ दिए, तो वहीं इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव भी देखे गए। इन तमाम पहलुओं पर हमारे खास मेहमानों से आज के इस कार्यक्रम में तसल्ली से बात होगी। और आज के हमारे खास मेहमान हैं फहिमा स्कूल के डायरेक्टर अहमद अली और प्रिंसिपल फरहा फातमी, जो न केवल स्कूल का सफल संचालन कर रहे हैं, बल्कि कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में बच्चों की फीस माफ कर अभिभावकों को राहत भी पहुंचाई है और अब मिसाल भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया समीम जी, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए। मैम, पहला सवाल मैं चाहता हूँ आपसे करूँ। कोरोना काल के दौरान जो है कई बार ये कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा का तेज़ी से प्रचलन बढ़ा, तो और कई लोग इसे डिजिटल क्रांति के तौर पर भी देख रहे हैं। इस बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, हर एक इंसान का हर चीज़ों को परखने का, जांचने का एक अलग अलग नज़रिया होता है। मेरा भी एक नज़रिया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लोग इससे सहमत हों, बट अकॉर्डिंग टू मी ये ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग एज अ प्रिंसिपल बोलूँ, एज अ पेरेंट्स बोलूँ, तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये ठीक है। कोरोना के टाइम पे जब सारी चीज़ें बंद थी, क्लोज थी, पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप हो गया था, हम कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम पे ये एक क्रांति ही कह सकते हैं कि एक ऑप्शन आया हमारे पास। बट इसे हम डिजिटल क्रांति या बेस्ट ऑप्शन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इससे क्या हुआ कि मतलब टीचर्स तो पूरी मेहनत कर रहे हैं, बट बच्चे उतने इंटरेस्टेड नहीं थे। क्योंकि जो एक फिजिकल होता है, आप सामने आते हो एज अ टीचर, आप जो पूरे होल क्लास को पढ़ा रहे हैं, बच्चे जो दूसरे से टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, जो उनसे सामने आकर के जो उनसे पढ़ाई मतलब पढ़ते हैं, जो नॉलेज लेते हैं, और जो ऑनलाइन में उन्होंने ली है, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक तो आप पढ़ा रहे हो तो आपको एक टाइम पीरियड है, लिमिटेड टाइम, आपको उस समय पूरे होल क्लास को जूम ऐप पे हो या किसी भी एप्लीकेशन पे आप अगर बच्चों को लाते हो, तो आप उनकी सारी जो हरकतें हैं उस पर नज़र नहीं रख पाते हो। आपको बस लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो, आप बोलते जा रहे हो, बच्चों का क्या रिएक्शन है वो हमें समझ नहीं आ पाता। एक्चुअली मेरा सवाल भी इसी संदर्भ में था, क्योंकि यहाँ के अगर मैं फहिमा की बात करूँ तो कमोबेश ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर इसके हिस्सा रहे हैं और माशाल्लाह बहुत बेहतर कर भी रहे हैं। लेकिन हमारा जो सवाल था वो इसी से रिलेटेड था कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को क्या वाकई वो फ़ायदा मिल पाया है जिसकी बात कही जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि हम जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। हमारे पास फ़ोन एक्चुअली होता है इन द सेंस कि हम फ़ोन यूज़ करते हैं किसी से कांटेक्ट करने के लिए और कोई भी जानकारी लेने के लिए। यूट्यूब पे लास्टली यूट्यूब पे कुछ ऐसा तो है नहीं कि पर्सनली घर के हर एक बंदे के पास फ़ोन अवेलेबल हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। स्मार्टफोन की प्रॉब्लम्स तो आई हैं लोगों के पास। हर एक घर में आप देखोगे कि 2 से 3 बच्चे तो होते ही हैं, सारे अलग अलग क्लासेस में होते हैं। आप तीनों को एक क्लास में तो होने वाले हैं नहीं, तो इस वजह से किसी का शेड्यूल कब है, किसी का शेड्यूल कब है। दूसरे हैं कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो मम्मी के पास छोटा फ़ोन, पापा के पास बड़ा फ़ोन। अब वो हो गया कि बच्चों के पास हो गया वो फ़ोन। अब बच्चों में हो गया कि कुछ अभी मुझे क्लास करना है, देन मुझे क्लास करना है, देन मुझे क्लास करना है। कभी किसी बच्चे के क्लासेस मिस हो जा रहे हैं, उनके नोट्स मिस हो जा रहे हैं। कभी बच्चों के पास ही फ़ोन हो रहा है, पेरेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन आनी थी, जो उनके वर्क थे, जो भी उनके कॉन्टैक्ट थे, वो सारे कुछ छूट गए। आप बच्चों को फ़ोन कर रहे हो, पेरेंट्स से बात करनी है तो फ़ोन बच्चों के पास हो रहा है। और दूसरा है कि उनके जो आप मतलब देखोगे कि छोटी सी स्क्रीन पे उतनी पढ़ाई करना और 2-2 घंटे, जूनियर हो या सीनियर, जूनियर्स को तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जूनियर्स को हम बोर्ड पे पढ़ाते हैं, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस प्रोजेक्टर में पढ़ाते हैं। उस टाइम पे उनको एक छोटी सी स्क्रीन में सीमित कर देना कहीं से मतलब सुटेबल नहीं लग रहा था। अब बच्चे हैं, उनको हड़बड़ी है, बेटा आपको क्लास करना है और सिंसियरली आपको मतलब मोबाइल पे पूरा फोकस करना है। अब वो तो फोकस किया हुआ है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी भाई चलता है, जो समझ में आ रहा है वो भी चल। मतलब आप एक बात ये कहना चाह रहे कि समय की जो मांग थी बस उसे पूरा करने के लिए ये चीजें लाई गई। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि
कुछ नहीं तो कुछ सही, लेकिन इसे हम डिजिटल क्रांति नहीं कह सकते। इसे हम ये नहीं कह सकते कि आप इसको लागू कर सकते हो या ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है, ऐसा ये कहीं से भी नहीं है। फिजिकल क्लासेस जो स्कूल में होते हैं वो और जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें एक मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। लेकिन इस दौरान जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो आम जनमानस पर जो आर्थिक संकट पड़ा वो बहुत ज़्यादा प्रभावी भी रहा। हमारा सवाल सीधे अहमद सर आपसे है कि ये जो प्रबंधन का काम है सभी को ले करके चलना, और यहाँ भी कमोबेश अच्छे खासे स्टाफ्स हैं, टीचर्स हैं, और ऐसे समय में कोरोना काल के दौरान मार्च से दिसंबर तक आपने फ़ी माफ़ी की घोषणा करी थी। दरअसल ये रणनीति बनी कैसी थी और कितना चुनौतीपूर्ण रहा था ये? एक्चुअली हमारे लिए तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि हमने बहुत दिन तक सोचते समझते हुए ये टाइम लगाया और सोचा कि क्या किया जाए, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। और क्योंकि पेरेंट्स थे और लॉकडाउन काफ़ी लंबा चल रहा था, पहले लोग ये सोचते थे 2 महीने 3 महीने चलेगा, फिर लॉकडाउन लंबा चलता गया और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और पेरेंट्स के दिमाग में एक माइंडसेट हो गया था कि क्या किया जाए। बच्चे क्लास नहीं भी कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, और फीस देने में असमर्थ है वो, क्योंकि बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली ऐसी है, ऐसे दौर से गुजरे वो जिनके पास मतलब खाने को वो मोहताज हो गए। तो हम मैम से हमने बात की, सारे स्टाफ से बात की कि क्या किया जाए इस पर, अगर कुछ हम लोग राहत दे सकते हैं तो पेरेंट्स को कुछ राहत मिल जाए, अभिभावकों को कुछ राहत मिल जाए। फिर हमने एक प्लान किया कि ठीक है, हम मार्च से दिसंबर तक का फ़ीस माफ़ कर देते हैं और बच्चों को एक और पेरेंट्स को एक राहत दिया जाए और एक संदेश भी दिया जाए कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ने पे विवश थे कि नहीं इतना फ़ीस हम देंगे तो पढ़ाई उससे अच्छा छोड़ दे, यहीं पे ड्रॉप कर दे, जब देखा जाएगा आगे क्या होगा। तो एक राहत था कि बच्चे कम से कम नेक्स्ट जब भी ज्वाइन करें तो एक खुली दिमाग से ज्वाइन करें कि हाँ मेरे पे और पेरेंट्स पे कोई बर्डन नहीं है। बिल्कुल, आपके इस काम की सराहना कमोबेश हर जगह पे हुई, मीडिया में भी लगातार चर्चा हुई। मैम 10th का पहले एप्लीकेशन, फिर बाद में 12th का एप्लीकेशन, तो उसके लिए तो दोनों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन ये जो है एक जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। तो पहले के बनिस्बत जब आप एफिलिएटेड नहीं थे और अब एफिलिएटेड हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण इसे मानते हैं? स्कूल जो एक चीज़ है ना, स्कूल एक बिजनेस नहीं है। स्कूल जो है वो आप जब भी खोलो, आप नॉन एफिलिएटेड खोलो, आप प्ले खोलो, आप जैक बोर्ड का खोलो, सीबीएसई बोर्ड का खोलो, डजेंट मैटर, आप जब भी स्कूल खोलते हैं और जिस दिन बच्चे को उसके मम्मी पापा उंगली पकड़ के लाके हमारे पास छोड़ते हैं और एक रोता हुआ बच्चा को जब वो हमारे हाथ में दे करके सुकून के साथ घर चले जाते हैं, ये सोच के कि हमने जिनके हाथ में थमाया है, एक मतलब एक कह सकते हैं कि गार्जियन के हाथ में हमने थमाया है, एक अच्छी जगह पे हमने अपने बच्चों को दिया है और वो दिल में सुकून लेके घर जाते हैं और घर जाके अपने वर्क को मतलब कंप्लीट करते, ये नहीं सोचते कि मेरा बच्चा कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या कर रहा होगा। तो ये चुनौती तो हर एक स्कूल वालों को है। ठीक है, हम एफिलिएटेड हैं इसलिए हमने आज ये जिम्मेदारी संभाली, ऐसा नहीं है। हमने जिस दिन स्कूल इंटर किया एज अ प्रिंसिपल, एज अ डायरेक्टर, अगर सर ने स्कूल इंटर किया है तो माँ बाप के सपने हम ले लेते हैं, जैसे माँ बाप के भी जो सपने होते हैं वो हमारे हाथ पे वो थमा देते हैं, क्योंकि जब भी वो फर्स्ट डे बच्चों को स्कूल लाते हैं तो उनका माइंड सेट ये होता है कि मेरा बच्चा यहाँ से जब 10th दे के निकलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट करके निकलेगा, आगे इसका लाइफ सेट होगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे घर की अगर कुछ कंडीशंस हैं इकोनॉमिकली खराब उसको सेट करेगा, ये अपनी जिंदगी में बहुत काबिल बनेगा। तो हम एक तरह से उनके सपने को तब भी थामते हैं जब हम नॉन एफिलिएटेड होते हैं। जब हम एफिलिएटेड हैं, ठीक है, जिम्मेदारियां इस सेंस में बढ़ी हैं कि पहले हम 11th नहीं चलाते थे, अब क्या है कि हमने सिर्फ 10th तक के बच्चों को ही संभाला है, उनको उनकी मतलब एक लाइफ को एक अच्छा फ्यूचर उनका सोचा ब्राइट, बट अब है कि हमारे पास 11th की भी बच्चे हैं। ठीक है, और एक चीज़ खुद भी आप मिसाल हैं, लगातार मैंने इस इंटरव्यू से पहले आपके कुछ वीडियोस मैंने देखा है, आप एक बात की चर्चा लगातार करती हैं कि आप भी इसी स्कूल की छात्रा कभी रही हैं और अब संचालन की जिम्मेदारी, तो ये जो बदलाव आप देखते हैं एक स्टूडेंट लाइफ और फिर एक
संचालिका के तौर पर, तो वो कैसे देखते हैं? देखिए, एक्चुअली ये मेरी दादी के नाम का स्कूल है, और जब मेरा स्कूल बना तो मैंने बहुत जिद किया दादा को, कि मेरा कारमल में एडमिशन हो चुका था और मेरे कज़न भाई सब जेवियर जाते थे, तो मैंने जिद किया कि नहीं, मुझे यहीं से पढ़ना है, ये स्कूल दादा मेरे बना रहे हैं। और मेरे दादा ने भी कहा कि अगर मैं सिंगल अपने घर में एक लड़की थी, तो मेरे दादा को लगा कि उस समय तो वो गर्ल्स खोल रहे थे, तो उनका ये कहना था कि अगर मेरी खुद की बच्ची यहाँ से नहीं पढ़ती है तो मैं ये कहीं पे भी खड़े होकर कैसे बोल सकता हूँ कि आपकी बच्चियां यहाँ सेफ हैं, आपकी बच्चियों का फ्यूचर यहाँ ब्राइट होगा और आपकी बच्चियां किसी काबिल बनेंगी। जब मेरी बच्ची को दूसरे स्कूल जाना पड़ता है तो यहाँ वो क्यों नहीं पढ़ती। तो इस वजह से मुझे यहाँ पढ़ाया गया और मैं यहीं से पढ़ी। यहाँ से पढ़ने के बाद मैंने MBA किया, B.Ed किया। और एक्चुअली मुझे स्कूल मतलब संभालना था नहीं, लेकिन मेरे दादा का ये अरमान था कि मैंने बैंक PO की जब इसको ये मेरा स्कोर कार्ड आ चुका था, तो मेरे दादा ने मुझे इंटरव्यू के लिए जाने नहीं दिया। उनका कहना था कि बच्चा, जब तुम लाइफ में टीचर बनते हो तो तुम्हारे मतलब PM भी हो तो वो तुम्हारा पैर छूता है। वो जो तुम्हारा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है, रिस्पेक्ट होता है, वो लाइफ में कहीं नहीं मिलने वाली। आज भी हमारे बच्चे जब हमारा पैर छूते हैं तो एक दिल में मतलब वो जो पोजीशन है, वो जो रिस्पेक्ट है, वो जिंदगी में लगता है कि आप लाइफ में किसी भी प्रोफेशन में हो, कहीं भी हो, वो जो दिल में जो उनके जज्बा है, जो कदर है कि यहाँ से मैम आ रही हैं, मैम आ रही, वो लाइन जो है वो कभी लाइफ में मिल नहीं सकती। बिल्कुल, कहा भी गया है कि गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाँव, तो उसमें उस्ताद की अहमियत का जिक्र किया गया है। सर, आपकी ओर मैं रुक करूँगा। और अगर हम बात करें स्कूल के शिक्षा के बारे में, तो अभी समावेशी शिक्षा के बारे में लगातार बात होती है और कहा जाता है कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी अलग अलग कार्यक्रम में जोड़ने से उनका संपूर्ण विकास होता है। हम इस स्कूल के संदर्भ में आपसे समझना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे के संपूर्ण विकास में फ़ायदा पहुंचा रहा है या लाभदायक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस, ये सारी चीज़ें, सारे लैब्स, अलग अलग केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स लैब, फिजिक्स लैब, ज्योग्राफी लैब, सारे वेल सेट हैं। और जहाँ तक एक हमने इसमें ऐड किया स्पोर्ट्स, तो हम वैसे बच्चों को पे भी ध्यान देते हैं, स्पेशल जो बच्चे खेल कूद में ज़्यादा रुचि रखते हैं और खेल के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के भी टीचर्स हैं और वो अच्छा कराते हैं बच्चों को। और टाइम टू टाइम हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे यहाँ करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है आज के समावेशी शिक्षा में। तो मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं कि फ़हिमा स्कूल में एक जो समावेशी शिक्षा की बात लगातार कही जाती है, उसमें खुद खरे उतर रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया, ख़ास करके यहाँ के डायरेक्टर अहमद सर ने, कि जो शिक्षा होती है वो तो मिलती है बच्चों को खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि जब वो बड़े हों तो वो उनका संपूर्ण विकास हो सके और जो मंजिल की राह जो होती है किसी व्यक्ति की, उसे बहुत आसान बनाया जा सके। चलिए फिर हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं मैम। और आपसे एक जो सवाल हमारा है वो ये कि ख़ास करके जब हम बात करते हैं नैतिकता की, आपने भी देखा होगा, तो जितने भी बड़े होते हैं हमारे, ये बात बोलते हैं कि पहले के बनिस्बत अभी के बच्चों में नैतिकता का पैमाना घटा है। क्या आप भी इसे मानती हैं, और मानती हैं तो इसके पीछे की वजह क्या मानती हैं आप? कि एग्जैक्टली मैं भी एज अ प्रिंसिपल, एज अ पेरेंट्स, मेरा भी बेटा है, मैं इस बात को एकदम एक्सेप्ट करती हूँ कि आज के जो जनरेशन में जो हम लोगों को लगता है 10 ईयर्स का जो गैप हो गया है, हम अगर 10 साल पीछे जाते हैं तो मोरलिटी, तो मोरल वैल्यूज़ में कमी आई है। लेकिन जो लोग आसानी से कह देते हैं कि भाई ज़माना ख़राब हो गया है, वो कहीं से नहीं है, ख़राब हम हो गए हैं, ज़माना आज भी वही है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें, मान लीजिए कि हम पढ़ाते हैं, मोरल वैल्यूज़ की बुक हम पढ़ाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। मोरलिटी मेन बात जो होती है वो आप अपने घर पे सीखते हो। सबसे पहली बात कि आप घर पे सीखते हो, पहला जो आपका लेसन होता है वो अपने घर पे सीखते हो। आज के जो पेरेंट्स हैं वो खुद गलतियां कर रहे हैं। उनको लगता है कि हम मॉडर्न एज में आ गए हैं, हम थोड़े एडवांस हो गए हैं, हमारे बच्चे को एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हमें ये सारे जो मतलब जो छोटे मोटे जो ये छोटी चीज़ें चल रही हैं, पिछली चीज़ें, इनको भूलना चाहिए, थोड़ा एडवांस होना चाहिए।
तो यहीं पे गलतियां आ रही हैं। हम जो एक बॉन्डिंग शेयर करते थे, जैसे पहले था कि रात में देख रहे हैं कि जब सारे चाचा और पापा लोग सब लौटते हैं तो वो दादाजी के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि दिन भर क्या हुआ, बिजनेस में क्या लॉस, क्या डाउनफॉल हो रही है, क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अब तो फैमिली में कुछ भी दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बॉन्डिंग जो हम शेयर करते थे, शेयरिंग जो था कि एक संडे जैसे होता था वीकेंड, कि हमारे लिए संडे बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, बहुत एक खुशी टाइप से होती थी। संडे आएगा तो भाई सुबह जल्दी से उठना है, नहा धो के पढ़ाई करके पूरी फैमिली चंद्रकांता बैठ के देख रहे हैं, वो हंसी मजाक का माहौल, कजन भी बैठे हुए, कौन चचेरा कौन फुफेरा वो पता नहीं चलता था। अब क्या है कि वीकेंड का मतलब है कि सैटरडे नाइट को देर तक फेसबुक पे रहो, इंस्टा पे रहो, लास्टली तुम 10-11 बजे उठो, 12 बजे नहा के नाश्ता करना। तो ये जो मोरल वैल्यूज जो हम फैमिली में सीखते थे ना, वो कहीं गायब हो गई हैं। सर आप इसको कैसे देखते हैं, इस नैतिकता के गिरते स्तर को, और क्या वजह मानते हैं? मैं भी यही देख रहा हूँ कि नैतिकता का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न हम लोग खुद ही हैं, क्योंकि ये जो समाज अच्छा एक मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूँगा सर। कई बड़े हम लोगों से भी बात करते हैं तो बैठते हैं तो एक बात का जिक्र वो कर ही देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं आज का जो शिक्षा है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है, ऐसा कुछ कहते हैं। तो आपको क्या लगता है? शिक्षा जिम्मेदार नहीं है कहीं से भी। शिक्षा तो आप पहले ज़माने में देखिए, अभी भी बच्चों को अच्छी शिक्षा ही दी जाती है। ये मैटर बस इतना हो गया है कि अब एडवांस शिक्षा आ गया है, बहुत सारी चीज़ों पहले नहीं बताई जाती थी, अब वो एक तरह से कहे तो ये डिजिटल जो हो गया सारा कुछ, तो कहीं ना कहीं इसका हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मेन रीज़न अगर देखा जाए तो नैतिकता गिरने का यही है कि हम किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में ना लेकर उसके नेगेटिव वे में जाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इसी से इसका इस बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मेरा ये मानना है कि जैसे जो दूरियां आई है ना, वो कहीं ना मोरालिटी को खत्म की है, ठीक है। आप जितना ज्यादा बॉन्डिंग शेयर करते हो ना, अब हम स्कूल में मान लीजिए, हम मोरल वैल्यूज की बुक में आप ये हमेशा पढ़ाते हो कि एक कहानी है, लास्ट में उसका ये होता है लेसन, कि लेसन ये है भाई कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, चोरी नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने बच्चों को ये पढ़ाया, मैंने उनको 6 घंटे में ये चीज पढ़ाया, दिखा नहीं पाएंगे बट वो देखते इसके जस्ट अपोजिट हैं। मान लीजिए मैं 6 घंटे बच्चों को अपने पास रखती हूँ, 18 आवर्स वो घर पे होते हैं, उस टाइम पे वो जस्ट इसका अपोजिट देखते हैं, ठीक है। आप जिसका अपोजिट आप जो देखते हो वो ज्यादा फॉलो करते हो, ठीक है। तो जो भी दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने सीधे इसलिए यहाँ पे स्कूल के डायरेक्टर हैं और प्राचार्य भी हैं, तो दोनों से मैंने ये सवाल किए हैं और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो स्तर है वो तो लगातार उठाने के प्रयास होते रहे। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई है और उम्मीद है कि आने वाले समय में वो लागू भी होगी। लेकिन ये जो एक महत्वपूर्ण बात कही गई कि स्कूल में या अन्य शिक्षण संस्थानों में बच्चे मुश्किल से बहुत ज़्यादा रहते तो मात्र 6 घंटे, लेकिन अगर वो परिवार के साथ देखा जाए तो ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो कहीं ना कहीं गिरते स्तर जो नैतिकता की बात लगातार कही जाती है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए परिवार भी जिम्मेदार है और इसके लिए परिवार को खुद की जिम्मेदारी उठाते हुए नैतिकता के पैमाने को ऊपर उठाने का प्रयास करने चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। और सर आपसे अगर हम अभिभावकों की बात करें तो अभिभावकों के लिए आपका संदेश क्या होगा, खास करके अगर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहें तो? इस वीडियो के माध्यम से अभिभावकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके जो भी बच्चे हैं उसको एक सही शिक्षा प्रदान कीजिए ताकि वो बच्चे आगे बढ़ें और आपका नाम रोशन करें। और अभी जो डिजिटल क्रांति आई है तो इसका यूज़ करें पॉजिटिव वे में, इसका मिसयूज़ बच्चों को ना करने दें, और ताकि बच्चे एक पॉजिटिव रास्ते में जाकर और अपना सर्वांगीण विकास कर सके। बच्चों के लिए आपका संदेश? मैं तो एक्चुअली पेरेंट्स को भी कुछ बोलना चाहूँगी। बिल्कुल मैं मतलब एज अ पेरेंट्स मैं बता रही हूँ, मैं पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप भले अपने बच्चों को IAS बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, डॉक्टर, डजेंट मैटर, हर एक माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है। बस उससे पहले एक बेहतर इंसान बनाने की ख्वाहिश सबसे ज़्यादा होनी चाहिए।
बच्चा अगर IAS बन जाता है, बट अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं बनता, इन द सेंस कि वो बड़े छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करता, झूठ सच का फर्क नहीं जानता, वैल्यूज की कदर नहीं करता, अपने कंट्री के प्रति रिस्पेक्ट नहीं, जज्बा नहीं आता है, तो वो कहीं से भी उस पोजीशन, उस पोस्ट को पाने के बाद भी एक बेटर इंसान नहीं कह सकते आप उसको। इसलिए लाइफ में कभी भी, मैं हूं या कोई भी माँ हो, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगी कि पापा तो ठीक है, वो बच जाते हैं इसलिए क्योंकि उनका जो काम है वो अलग है। अगर उनको ये कह दे कि 24 आवर आप अपने बच्चों का गाइडेंस करो और काम धाम छोड़ दो, तो ये गलत होगा। असल जिम्मेदारी हम पे होती है। तो हम लोगों को ये होता है, मोहब्बत सबको होती है, मुझे भी है और हर माँ को होती है, लेकिन उस मोहब्बत में कहीं ये ना हो कि हम एकदम से अंधे हो जाएं और हमें अगर बच्चों की गलतियां दिखती भी हैं तो उसे इग्नोर कर दें और ये सोच के कर दे कि ये मेरा बच्चा है, ऐसा नहीं कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो टाइम है, कोई भी गलत संगत में पड़ सकता है और कुछ भी गलतियां कोई भी कर सकता है। तो मेन बात है कि लाइफ में आप अपने बच्चों के लिए जीते हैं। पेरेंट्स बनने के बाद हमारी जिंदगी बस उनके पीछे ही इर्द गिर्द ही घूमती है और लास्टली वही हमारी पूंजी होते हैं। ये जो बैंक बैलेंस, ये जो अकाउंट्स होते हैं ना, ये कुछ भी काम नहीं करता। बच्चे हमारे अगर सही हैं, घर में पैसे, 2 पैसे की कमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सुकून वाली नींद आती है। अगर बच्चे बेकार है तो नोट भी बिछाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए बच्चों पे नजर, आपकी लाइफ में अगर थोड़ा भी टाइम है तो आप उसको बचाओ। कोई भी टाइम उसके साथ दोस्ती करो, उसकी बातें जानो, उससे उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको शेयर करो, उसकी संगत पे ध्यान दो, उसके एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, कल तक कैसा था, आज क्या है, आज क्या कुछ उसमें कमी दिख रही है, क्या अच्छाई दिख रही है। उनके पेरेंट्स से, उनके टीचर्स से कांटेक्ट में रहो। मतलब जो भी होता है, एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह माँ को बिहेव करना चाहिए। जब तक वो सिर्फ ममता में रहेंगी तब तक बच्चों में सुधार नहीं आ सकता है। एक स्ट्रिक्ट टीचर बनना जरूरी। जाते जाते अगर स्कूल की जर्नी को संक्षिप्त में अगर बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। देखिए, मेरा तो स्कूल में 6 साल ही हुआ है, लेकिन बहुत लंबा है। मैं बताऊं क्या, मैं तो 10 साल यहाँ पढ़ी, 4 साल मैंने पढ़ाया भी यहाँ। एट द टाइम जब मैं MBA कर रही थी उस समय मैंने यहाँ पढ़ाया भी। आफ्टर मैरिज मैं स्कूल भी देख रही हूँ। और मतलब मेरी जर्नी क्या, मुझे लगता है कि मेरी जर्नी इसी इर्द गिर्द मेरे दादी के नाम और मेरे दादा, क्योंकि एक्चुअली मेरी दादी जब डेथ की थी तो मुझे नहीं याद है उनके बारे में कुछ भी। मैं 1-2 साल की थी जब वो डेथ की थी, लेकिन मेरे दादा का कहना था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा चाहती थी और चाहती थी कि मैं बहुत आगे जाऊं। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैं अपने दादा दादी, अपने पापा के सपने को साकार करने में एक छोटी सी, मतलब बोल सकती हूँ कि मेरा छोटा सा योगदान है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैंने स्कूल को कुछ चेंज किया है। CBSE एफिलिएशन, 10th 12th सारा कुछ मिला है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहती हूँ कि मैं डांटती हूँ, मैंने आज तक मारा नहीं है। मतलब मेरा डर है, खौफ है इतना कि अगर मैं गुजर जाती हूँ तो 10th के बच्चे के क्लास से भी पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। ये पता है मैम जा रही हैं। तो जो बच्चे मुझे रिस्पेक्ट देते हैं और जो मेरी डांट के बाद भी मुझसे प्यार करते हैं, तो उससे मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। और मुझे ये नहीं लगता कि मेरा एक बेटा है, मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे हैं। तो ये है कि एक मोहब्बत है उन लोगों से और एक अच्छा लगता है भी बच्चों के साथ रहना, स्टूडेंट्स के साथ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे इंशाल्लाह बहुत आगे जाएं, बहुत कामयाब हों, बहुत मतलब अपने पेरेंट्स का, स्कूल का, हम सब का नाम रोशन करें। आखिर में स्कूल से जुड़ी कुछ सुनहरी यादें अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें सर तो प्लीज़। स्कूल से जुड़ी सुनहरी यादें यही कि हम जो भी बहुत सारे बच्चे हैं अभी निकल के बहुत जगह अच्छा अपना नाम कर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग फील्ड में गए हैं। कोई इंजीनियर भी हैं, कोई डॉक्टर भी हैं, कोई अपना इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें सुनने को मिलती है कि हमारे स्कूल से पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो बाहर जाके अपना नाम रोशन करें, बहुत सारे फॉरेन में भी हैं, तो एक खुशी महसूस होती है कि हाँ चलो हम जिस स्कूल में जितनी मेहनत कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारा उसका रिज़ल्ट हमें बेटर मिल रहा है। और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करते रहेंगे ताकि जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनका फ्यूचर ब्राइट हो और वो आगे बढ़े। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे इस खास कार्यक्रम का आप हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो फहीमा एजुकेशनल सोसाइटी के तहत 1993 में महज 8 बच्चों से शुरू किया गया यह स्कूल अब अपने उरूज पर है। हजारों बच्चे इस स्कूल से शिक्षा ग्रहण कर अपने तालीम की बदौलत क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर किसी नए मौजू पर किसी खास मेहमान के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।